गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पहले लेक्चर में आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे, रेड ब्लड सेल के बारे में। अब हम लोगों को डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, मतलब वाइट ब्लड सेल, और इनको हमने आपसे पहले लेक्चर में बताया था, इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो लिखा हुआ है मैंने, रोल इन बॉडीज डिफेंस एंड इम्यूनिटी सिस्टम। जो हमारी मानव शरीर है या बॉडी है, तो उसकी डिफेंस और इम्यूनिटी के लिए डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वर्क करती हैं। जैसे हमारी बॉडी के विभिन्न जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिसीजेज हैं या पैथोजेंस हैं या फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में एंट्री करती है, हमको बीमार करती है, तो उससे बचने के लिए, है ना, इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है। तो रोल इन बॉडीज डिफेंस एंड इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगर हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी देखिए लिखा है, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है स्नोफिल्स, स्नोफिलिया से याद रखिएगा, है ना, इसकी संख्या बढ़ती है तो स्नोफिलिया हो जाती है, ठीक है, स्नोफिल्स। फिर है बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होती हैं। और इसमें ध्यान से देखिए, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स को एक साथ, तीनों को एक साथ ग्रैनुलोसाइट के नाम से जाना जाता है। ग्रैनुलोसाइट्स, अगर आपसे कोई ग्रैनुलोसाइट्स कहे तो मतलब न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। और जो आपके बचे हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को अग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बस इसके आगे क्या लग गया, ए, अपोजिट हो गया, अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स इनको कहते क्यों, क्योंकि जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलोसाइट मतलब न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल्स के अंदर की सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो मल्टी लोब्ड होता है। मतलब मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, कई सारे लोब होते हैं उसके ऊपर, है ना। और जहां पे ए ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करते हो तो हैव न्यूक्लियाई विदाउट एनी लोब, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई लोब पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, इसीलिए इनको अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडीशंस व्हेन डब्ल्यूबीसी आर इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, मतलब डब्ल्यूबीसी की काउंट, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, उनकी काउंट बढ़ जाए, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहला देखिए मैंने पॉइंट लिखा है, न्यूली बॉर्न इन्फेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट इज हाई, ठीक है। न्यूली बॉर्न, अभी इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, इन्फेंट वर्ड जो होता है ना, वो नवजात शिशु के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, मेल और इधर फीमेल, ठीक है, ये जो है। तो न्यूली बॉर्न इन्फेंट में, और एक फीटस वर्ड होता है, इन्फेंट आया तो हम आपको यहाँ पे फीटस वर्ड बता दे रहे हैं, FOETUS, फीटस। तो फीटस वर्ड भी ध्यान लीजिए, सुन लीजिए, फीटस का मतलब होता है जब बेबी जो होता है वो यूट्रस में होता है, बेबी जब यूट्रस में होता है, बच्चेदानी में होता है, तो उसके लिए फीटस वर्ड यूज करते हैं, मतलब उसके सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, डिटरमाइन नहीं करते कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे जितनी भी USG रिपोर्ट्स होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन की, इसमें देखिए फीटस साइज, फीटस वेट के बारे में बात करते हैं, नॉट मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, है ना। तो फीटस तब यूज करते हैं जब उसके सेक्स को डिटरमाइन नहीं करा जाता है, ठीक है। तो न्यूली बॉर्न इन्फेंट मतलब नवजात शिशु में, है ना, में डब्ल्यूबीसी काउंट इज ऑलवेज हाई। अगर आप किसी भी नवजात शिशु के ब्लड को चेक करें और उसका CBC करवाएं, है ना, तो हमेशा उसकी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी इसकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है ना, हमारे एनवायरनमेंट को देखने के लिए, उसको, है ना, तो उस एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट के प्रति तैयार करने के लिए हमारी पहले से डब्ल्यूबीसी इतनी ज्यादा बढ़ी होती, प्रिपेयर होती है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई ये इन्फेक्शन का केस नहीं होता है, ठीक है। हाई, दूसरा पॉइंट देखिए लिखा है, हाई एल्टीट्यूड पर काउंट इज मोर। अगर आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, किसी भी ऊंची पहाड़ी स्थान पे जाएंगे जहां ऊंचाई पे ज्यादा, वहां पे आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले से बॉडी मेरी प्रिपेयर हो जाती है। फिर ये देखिए अगला थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सरसाइज एंड आफ्टर मील ना, मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम और आफ्टर मील, भोजन करने के पश्चात काउंट इज मोर, है ना। आप अगर एक्सरसाइज करें और या भोजन करने के बाद में, हमेशा आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज ही रहेगी,
है ना, क्योंकि आपने मान लीजिए जो फूड खाया है, मे बी उस फूड में कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस आ गया हो, कोई पैथोजन हो, कोई भी पैथोजन हो, तो उससे वो आपकी बॉडी को हार्म ना कर सके, इसलिए उस दौरान आपकी WBC काउंट जो होती है ब्लड में बढ़ी रहती है। ठीक है, एक्सरसाइज इन आफ्टर मील काउंट इज मोर। ठीक है, और देखिए लास्ट में सेक्स नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन आइदर मेल और फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, उसमें WBC काउंट अलग अलग नहीं होती, दोनों ये बातें सभी पर लागू होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो देयर इज नो वेरिएशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से हमारा कि हमने आपको ब्लड और ब्लड के फंक्शंस के बारे में बताया था, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ब्लड का पीएच क्या होता है। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, चलिए हम बता दे रहे हैं। तो ब्लड का पीएच जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, क्षारीय होता है, हल्का, मतलब क्षारीय मतलब 7 से आगे होगा, 7 पे तो न्यूट्रल ही होता है भाई, और 7 के इधर एसिडिक उधर बेसिक, तो है ना, बेसिक मतलब क्या है वो 7 से थोड़ा इंक्रीज, तो वो क्या होगा 7, देखिए लिखा हुआ है 7.35 टू 7.45, है ना। तो पीएच में हमेशा पी स्मॉल बनाते हैं, बता रहे हैं, एच हमेशा कैपिटल बनाते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ब्लड का पीएच कितना होता है 7.35 एंड 7.45। ठीक है, और दो फंक्शंस हम आपको और बता रहे हैं यहाँ पे, ब्लड के दो एक्स्ट्रा फंक्शंस हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन ये देखिए, ये लिखा हुआ है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन करके रखता है ब्लड। ठीक है, ब्लड अगर ब्लड कम होने लगेगा तो बॉडी टेम्परेचर गिरने लगेगा भाई, है ना। और क्या है, एंड वाटर बैलेंस, और हमारे बॉडी में वाटर के बैलेंस को भी ब्लड मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक चीज और, हमने यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर की बात करी, तो एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि बॉडी टेम्परेचर, जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.5, ठीक है, फ़ारेनहाइट, 98.5 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे F जो है फ़ारेनहाइट, ये एक यूनिट है। ठीक है, और एक यूनिट और होती है, इसको हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर को हम दो यूनिट में नाप सकते हैं, एक फ़ारेनहाइट, दूसरी सेंटीग्रेड। एक और भी यूनिट होती है केल्विन, ध्यान लीजिए, टेम्परेचर को नापने की, ताप को नापने की 3 इकाइयां होती है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन में हमेशा रूम टेम्परेचर को नापते हैं, कमरे के ताप को, लेकिन बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना हुआ 98.5 फ़ारेनहाइट एंड, और सेल्सियस की बात अगर हम करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फीवर, है ना। तो मेडिकल साइंस में फीवर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं पायरेक्सिया। क्या यूज करते हैं, पायरेक्सिया, PYREXIA, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं फीवर के लिए, है ना। और एक चीज और आपको बता दें, फीवर कोई डिसीज नहीं होती, फीवर कोई रोग नहीं होता है, फीवर लक्षण होता है कि हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई पैथोजन आया है ना। तो फीवर इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ सिम्टम, लक्षण है वो। ठीक है, कि कोई किसी ने अटैक किया हमारी बॉडी पे। ठीक, थैंक यू। तो अब हम लोगों को जाना है एक्स्ट्रा मटेरियल्स फाउंड इन ब्लड, मतलब ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के अलावा प्लाज्मा को छोड़ के, अभी प्लाज्मा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि प्लाज्मा क्या में क्या क्या पाया जाता है ना, वो तो हम अभी आपको बताएंगे। अभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को छोड़ के और ब्लड में क्या पाया जाता है ह्यूमन के ब्लड में, तो ह्यूमन के ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स पाए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ के, जिसमें से पहला देखिए हमने लिखा हुआ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, फैट ऑब्लिक कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने सुना होगा आजकल रिफाइंड के पैकेट, है ना, कोलेस्ट्रॉल लेस ऑयल, ये सब, है ना। अभी आपको डिटेल में आगे चल के जब हार्ट डिसीजेस बताएंगे तब डिटेल में आपको हम बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो फैट या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वैसे दो टाइप का होता है, देखिएगा, एक एलडीएल एंड एचडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये होना कितना चाहिए, लेस देन 200 मिलीग्राम, देखिए लिखा हुआ लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। दूसरी बात और क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ऑब्लिक ग्लूकोज, आप लोगों को सबको पता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 to 100 मिलीग्राम परसेंटेज, है ना। अगर एक ग्लूकोज लेवल किसी की बॉडी में हाई होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो उसको कौन सा डिसीज हो जाएगा, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट आजकल पाए जाते हैं। तो डायबिटीज लेवल में होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ब्लड में, है ना, बढ़ जाता है ना। तो अभी आपको जब आगे डायबिटीज के बारे में भी बताया जाएगा। तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 80 to 100 मिलीग्राम परसेंट, है ना। थर्ड है
कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, क्रिएटिनाइन एंड क्रिएटिन, दो चीजें और भी और ये भी पाई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, डायलिसिस करवानी पड़ी है, डायलिसिस मतलब जो किडनी काम नहीं करती है ना। तो ये सब आपको आगे जब आपको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र, तब क्रिएटिनाइन के बारे में डिटेल से बताएंगे, है ना, क्रिएटिनाइन का कैसा असर होता है बॉडी पे, क्या है ना। तो इसके अलावा ब्लड में हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और क्रिएटिनाइन जैसे पाई जाते हैं। तो कैल्शियम नॉर्मल कितना होना चाहिए, 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट। हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज mg% में लिखी, मिलीग्राम परसेंट में, ठीक है। फास्फोरस 5 मिलीग्राम परसेंट, सोडियम क्लोराइड 500 to 600 मिलीग्राम परसेंट, यूरिया 30 मिलीग्राम परसेंट, ठीक है। यूरिक एसिड आपको पता है, यूरिक एसिड भी ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो क्या होने लगता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड, है ना। एक डिसीज हो जाती है यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, उससे क्या कहते हैं, गाउट, GOUT, गाउट। आप लोग सब लोग जानिएगा गाउट क्या होता है, थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, गाउट। तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो गाउट हो जाता है। तो यूरिक एसिड नॉर्मल कितना होना चाहिए, 2 मिलीग्राम परसेंट। क्रिएटिनाइन एंड क्रिएटिनिन का क्या होना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम परसेंट ईच, 1.5 ये 1.5 ये, ठीक। तो अब हम लोग को जाना है प्लाज्मा के बारे में। हमने आपसे कहा था कि ब्लड के बारे में बता चुके हैं, अब आपको प्लाज्मा, आपका नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा हमने आपको पहले बताया प्लाज्मा क्या होता है ना, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सभी जितने भी सेल होता है, RBC WBC पड़े होते हैं। आपको हमने, है ना, पहले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था इसका, ठीक है। तो प्लाज्मा में जानने, प्लाज्मा जो होता है ब्लड का ही एक पार्ट है, जबकि 55% होता है ना, 45% सेल्स और 55% प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा हमारा है उसके बारे में जान लेते हैं। कंटेंट्स फाउंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है ना। तो पहला देखिए मैंने लिखा है प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होती हैं वो पाई जाती हैं, और कितनी, 7 to 8 ग्राम प्रोटीन, 7 to 8 ग्राम्स, है ना। एल्बुमिन पाया जाता है अबाउट 4.5 ग्राम परसेंट, ठीक है। ये देखिए ग्राम परसेंट में वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। और ग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन ही है, ये 2.5 ग्राम परसेंटेज। फाइब्रिनोजेन 0.4 to 0.8 ग्राम परसेंट। प्रोथ्रोम्बिन फाउंड इन ट्रेसेस, प्रोथ्रोम्बिन जो तो बहुत कम मात्रा में, ट्रेस की मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही लेस, ठीक है। एंड देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन कोगुलेशन। ये प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजेन है, ये दो ऐसे प्रोटीन हैं, मान लीजिए एक टाइप के प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं और कोगुलेशन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, थक्का बनाने के लिए। आपके चोट लग जाती है, उसके बाद में जो थक्का बनता है, घाव जो भरता है, वो इन दो की वजह से होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबिन आर फॉर्म्ड इन लीवर। मतलब एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन, ये देखिए ये तीनों, ये बनते कहाँ पे, इनका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। तो ये देखिए लीवर लिखा हुआ है, तो लीवर में देखिए हमने अभी देखिए ऊपर हाईलाइट करके इसको दिखाया है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर को सबसे बड़ी ग्लैंड माना जाता है ना। और हमारा क्वेश्चन है आपसे कि अगर लीवर को सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं तो मास्टर्स ग्लैंड किसको कहते हैं, मास्टर्स ग्लैंड, मास्टर्स ग्लैंड किसको कहते हैं भाई, ह्यूमन बॉडी की मास्टर्स ग्लैंड किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा आज का कि मास्टर्स ग्लैंड। इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग वीडियो में कि मास्टर ग्लैंड के नाम से क्या कौन जाना जाता है, ठीक है। एक चीज आपको और बता दें, देखिए प्रोटीन बढ़ रहा है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटीन क्या होता है तो हम सिंपल भाषा में कहते हैं अमीनो एसिड्स। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जब पॉलीपेप्टाइड, है ना, चेन में बंध जाते हैं तो इस पूरी चेन को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जब एक साथ एक कंबाइंड चेन में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनके तैयार होता है। तो हमने बताया प्लाज्मा में क्या क्या पाया था, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये यहाँ पे सबकी ग्राम परसेंट में वैल्यू कौन कितना पाया जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होते हैं वो कोगुलेशन में मदद करते हैं, थक्का बनने में, रक्त में थक्का बनने में, घाव भरने में। एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन जो है वो लीवर में, तो लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड। और क्वेश्चन ये है मास्टर्स ग्लैंड, ये हमको इसका कमेंट में चाहिए वीडियो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्लैंड जानी जाती है, ठीक है। अब हम लोगों को ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब रुधिर वाहिनियां, ये हमारा जो टॉपिक है ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियां। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल, देखिए इस तरफ डिनोट किया, इस तरफ ब्लड वेसल जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज लिखा है, देखिए एक तरफ लिखा है आर्टरीज और एक तरफ लिखा है वेन्स।
तो आर्टरीज को हिंदी में देखिए धमनी कहते हैं, धमनी, ठीक है, और वेन्स को हिंदी में कहते हैं शिरा, ठीक है। तो उन दोनों लोगों को एक साथ कंबाइन करके ब्लड वेसल कहते हैं। ये हम कह सकते हैं ब्लड वेसल एक टाइप की पाइपलाइन होती है जो हम पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी में फैली हुई होती हैं, है ना, और हार्ट से और बॉडी ऑर्गन दोनों से कनेक्टेड होती हैं। तो रुधिर वाहनिया, वाहन मीन्स आने जाने का रास्ता, मतलब ब्लड के आने और जाने का रास्ता जो है, जो पाइपलाइन है, उसको कहते हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल दो टाइप्स की होती है, एक तरफ लिखा है देखिए, इस तरफ लिखा हुआ आर्टरीज, इस तरफ लिखा हुआ वेन्स। अब हम जान लेते हैं कि आर्टरीज और वेन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लिखिए, देखिए इधर लिखा हुआ है ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट इनटू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज का वर्क क्या होता है, ये ब्लड को लेके जाती हैं, कहां से, हृदय से दूर, हार्ट से दूर लेके जाती हैं, कहां तक, बॉडी ऑर्गन्स के पास में। मतलब कैसे ब्लड को लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। हमने पहले भी आपको बताया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएंगी। अब हम जान लेते हैं वेन्स। ये देखिए वेन्स ब्रिंग द ब्लड बैक फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स और इनटू द हार्ट। ये क्या करती हैं, ये बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस लेके आती हैं हृदय तक, हार्ट तक लेके आती हैं, किसके लिए, पंप करने के लिए, क्लीन करने के लिए, है ना। अब हम जान लेते हैं कि जो ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल जो होती है, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल जो है ये कितनी लेयर्स से बनी है, ब्लड वेसल की हिस्टोलॉजी के बारे में बढ़ते हैं, है ना, हिस्टोलॉजी, ब्लड वेसल की हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी इसकी, है ना, कि हम ब्लड वेसल की स्टडी करेंगे, पता करेंगे ये ब्लड वेसल जो ये किस चीज की बनी हुई है, ठीक है। देखिए ब्लड वेसल जैसे मान लो इसको हम देख लेते हैं, ये देखिए एक मोटा हिस्सा है, फिर इससे थोड़ा पतला हिस्सा, फिर आगे देखिए जो मार्कर की नोक है उससे पतला हिस्सा, तो ऐसे ही ब्लड वेसल भी होती है ना। तो इस ब्लड वेसल में जाने हम लोग कितनी, देखिए हमने इसको डायग्राम के द्वारा दिखाया, डायग्राम को देखिए आप लोग, ये देखिए डायग्राम बना रखा है हमने, देखिए पिछला हिस्सा ये देखिए मोटा है, फिर उससे कम मोटा है, फिर आगे चल के ये पतला हिस्सा है। तो जो सबसे पीछे देखो लिखा हुआ है, इसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मतलब जो हिस्टोलॉजी देखिए लिखा, द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज टिपिकली फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर। जो ब्लड वेसल जो होती है, रुधिर वाहिनियां, उनकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, 3 परत की बनी होती है, 3 लेयर की बनी होती है। उनका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली, एक्स मतलब बाहर का, मीडिया मीन्स मध्य वाली मतलब बीच वाली, और इंटरना मीन्स अंदर वाली, तो बाहर वाली, मध्य वाली और अंदर वाली। जो सबसे बाहर पाई जाएगी सबसे मोटी होगी, है ना, उसमें चीजें ज्यादा पाई जाएंगी। तो इधर देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये देखिए बना हुआ है डायग्राम, सबसे बाहर ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद में ये देखिए ट्यूनिका मीडिया, ये देखिए लंबी लंबी लाइन खींची, ट्यूनिका मीडिया, और सबसे आगे जो पतला हिस्सा है क्या है, ट्यूनिका इंटरना। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि लेयर्स के बारे में थोड़ा सा। देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना को ट्यूनिका एडवेंटिटा भी के नाम से भी, एडवेंशिया के एडवेंटिटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना का एक और सिनोनियम है, इसका एक और नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर containing scattered collagen and elastin fibers, lymph vessels and nerve fiber। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू पाए थे लूज, ढीले ढीले, ये देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, धीरे धीरे दूर ही जाता है ना, और इसमें कोलेजन पाया जाता है, इलास्टिन फाइबर पाया जाता है, लिम्फ वेसल और नर्व फाइबर। ये हमारी बाहरी लेयर है, इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें हैं इसी में पाई जाएंगी। फिर देखिए सेकंड ट्यूनिका मीडिया, मध्य वाली, बीच वाली, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर एंड सम अमाउंट ऑफ इलास्टिन फाइबर। ये जो होती है मध्य वाली ट्यूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिन फाइबर दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, सिर्फ एंडोथीलियम की एक लेयर से बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पास में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो थोड़ा शोर आ सकता है, तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा ध्यान से वीडियो की हमारे आवाज़ सुनेंगे। वीडियो में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, कोशिश करते हैं आज इसको सही करवाने की हम। तो अब हम लोगों को आर्टरीज और वेन में कंपेरिजन करना है, मतलब आर्टरीज और वेन में अंतर पढ़ना है, दोनों चीज़ों में, सिरा और धमनी में। तो हमने यहाँ बोर्ड पे नोट कर रखा है, देखिए या कंपेरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। एक तरफ आर्टरीज हैं और एक तरफ वेन लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है मोस्टली लोकेटेड इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं
है ना, वो हमारी जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट के डीपर, बॉडी पार्ट जैसे हमारा ये हैंड है तो इसके अंदर पाएंगे डीप, हमको आर्टरीज बाहर से दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन मोस्टली लोकेटेड क्लोज टू द स्किन। लेकिन जो वेन होती हैं वो स्किन के क्लोज, बिल्कुल स्किन पे दिखती है। जैसे कि हम लोग की स्किन पे ये जो ऊपर से आप लोगों को वेन्स दिखाई देती हैं ब्लू कलर में, हल्का ब्लूइश कलर में अपीयर होती हैं, है ना, इनको वेन कहते हैं। आर्टरी जो हमको अंदर दिखाई नहीं देती, मतलब आर्टरी कहते हैं डीप होती हैं, स्किन के डीप होती हैं, मोस्टली लोकेटेड इन द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्टली लोकेटेड क्लोज टू द स्किन, ये स्किन के क्लोज में होती हैं वेन। सेकेंड पॉइंट है अपीयर रेडिश पिंक इन कलर, जो आर्टरीज होती हैं, है ना, वो रेडिश पिंक, हल्का लाल गुलाबी रंग की नजर आती है। अगर इनको हम निकाल के बाहर देखें, इसके अंदर जो ब्लड भी होता है, आर्टरी का ब्लड, अगर आपको 2 बॉटल में ब्लड दे दिया जाए, है ना, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आर्टरी का ब्लड है, धमनी का ब्लड है कि सिरा का ब्लड है? जो आर्टरी का ब्लड होगा वो बिल्कुल रेडिश पिंक की तरीके से नजर आएगा, चमकता हुआ लाल। लेकिन जो आप लोग वेन का अगर आप ब्लड आप लोग देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको हल्का सा ब्लैक कलर या डार्क रेड कलर में नजर आता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है अपीयर डार्क रेड इन कलर। थर्ड पॉइंट है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट इनटू वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यूज। ये पॉइंट आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ब्लड है, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लेके जाती कहां तक, बॉडी टिश्यूज तक है, और ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टिश्यू टुवर्ड्स हार्ट, मतलब हमारी बॉडी पार्ट से, बॉडी टिश्यू से वापस ब्लड को लेके आती हैं हार्ट तक वेन। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑल एक्सेप्ट दोज गोइंग टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैरी प्योर ब्लड। देखिए एक डिफरेंस होता है कि पल्मोनरी वेन, जब आपको अपनी हार्ट आगे पढ़ाएंगे तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो वेन होती है ना, वो प्योर ब्लड लेके जाती है, मतलब वेन को जबकि इम्प्योर ब्लड लेके जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने पॉइंट नोट करके रखा है ऑल एक्सेप्ट दोज गोइंग टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब हमारे फेफड़े तक, हमारे श्वसन तंत्र तक जो पाइपलाइन लेके जाती है, बस उसी में खाली एक्सेप्शन होता है ना। लेकिन ऑल एक्सेप्ट दोज ब्रिंग ब्लड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऐसे क्योंकि इसमें क्या होगा, ये लेके कौन जाएगा, हमारे हार्ट से फेफड़े तक, लंग्स तक जो ब्लड है ना लेके जाएगा प्योर होने के लिए, वो कहलाती है या पल्मोनरी आर्टरी, और जो वहां से लेके वापस आएगा प्योर ब्लड को, वो कहलाती है पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे क्या होगा, पीवी मींस पल्मोनरी वेन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, PA पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर क्रिएटिंग पल्स, जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर के साथ में होता है, तो उसके वजह से पल्स क्रिएट होती है, पल्स जिसको आप लोग हिंदी में नाड़ी कहते हैं, नाड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने देखा डॉक्टर यहाँ पे ऐसे पल्स चेक करता है ना, तो पल्स क्यों, क्योंकि ये जो डायरेक्ट ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड जो आर्टरी में ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, तो हार्ट पंप कर रहा है एक प्रेशर से, तो उसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर क्रिएट की वजह से हमको पल्स जो होती है वो फील होती है, ठीक है। ब्लड फ्लोज विद वेरी लो प्रेशर नॉट क्रिएटिंग पल्स, इसमें किसी भी प्रकार की पल्स क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि ये तो भाई ब्लड के बॉडी के पार्ट से ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, तो कोई प्रेशर नहीं है। इसका एग्जांपल है जैसे आपके घर में जो समरसेबल पंप या मोटर होता है, तो जो जैसे मान लीजिए ये आपका मोटर है, तो ये जो बाहर से आपका प्रेशर का पॉइंट है, जहां से आप लोग पाइप कनेक्ट करते हैं मोटर ऑन करने के बाद में, देखिए वहां बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर होता है, लेकिन जो जमीन से खींच रहा है, जो जमीन से खींच रहा है वो क्या है, वो ये है, वेन है, और जो निकल रहा है वो क्या है, आर्टरी, आप समझ लीजिए। तो आर्टरी में हमेशा प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वेन की अपेक्षा, वेन में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए जहां प्रेशर होगा वहां पे क्या होगा, पल्स क्रिएट होगी। सिक्स्थ पॉइंट है वॉल इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो आर्टरी की जो वॉल होती है, इसकी दीवार होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और वहां पे अब अगर वेन की हम बात करें तो वॉल इज थिन एंड वीक, इसमें जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और वीक कमजोर होती है, ठीक थोड़ी। तो अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन इज नैरो एंड ल्यूमेन इज वाइड। ल्यूमेन क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए एक वेन है, वेन के अंदर जो डायामीटर मतलब जगह अंदर की चौड़ाई इसकी
जो इसमें क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है वह नैरो होता है। अगर पतली पाइप से देखिए प्रेशर ज्यादा बनता है, मोटी पाइप से कम प्रेशर बनता है। तो आर्टरी में जो ल्यूमेन होता है, डायामीटर जो होता है वो कम होता है वेन की अपेक्षा, इसीलिए इसमें प्रेशर क्या होगा, आर्टरी में ज्यादा होगा। वेन में जो ल्यूमेन होता है, डायामीटर हो जाएगा उसका, वो कम होता है, तो पाइप थोड़ी चौड़ी होती है मान लीजिए, तो प्रेशर कम क्रिएट होगा। तो ल्यूमेन इसका क्या होता है, वाइडर, इसका ल्यूमेन वाइडर मींस चौड़ा होता है। 8th पॉइंट है हैव नो इंटरनल वॉल्व, मतलब आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं पाई जाती है, वॉल्व। और इसमें हैव इंटरनल वॉल्व टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, जैसे मान लीजिए हमें एक ब्लड वेसल बना ले, तो आर्टरी में यहाँ पे वॉल्व जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये वॉल्व जो है नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें सीधे ब्लड फ्लो करता है प्रेशर का। अगर वॉल्व आ जाएंगी तो दीवारें आगे बीच में, तो लड़ 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 के ब्लड क्या होगा, प्रेशर कम पड़ जाएगा, तो आर्टरी हो ही नहीं सकती है। वेन में क्या होता है, वॉल्व पाई जाती है, वेन में वॉल्व पाई जाती है, इसीलिए प्रेशर भी इसमें कम होता है। और साथ साथ में बैक फ्लो, मतलब कि जो ब्लड हमारा है वो एक बार जाने के बाद में कहीं उल्टा वापस ना आ जाए, उल्टा वापस ना आ जाए। ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए देखिए लिखा है हैव इंटरनल वॉल्व, इनमें इंटरनल में अंदर पाइपलाइन में इसकी या वेन के अंदर वॉल्व पाई जाती हैं। ये वॉल्व इस तरीके से होती हैं, ये पाइपलाइन फिर से बना रहे हैं, इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से वॉल्व है बीच बीच में। ये वॉल्व क्या करती हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। थैंक यू। लेक्चर में अभी तक ये देखिए ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना था हम लोग को, जिसमें ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके थे, वेसल्स अब हमारा टॉपिक आज का होगा। तो उसमें से अभी हमने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा बच गया था, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना था। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है Fe मींस आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर हीमोप्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो वन लाइन डेफिनेशन हीमोग्लोबिन की क्या होगी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल ग्लोबुलर हीमोप्रोटीन, मतलब ये एक ही आयरन और है ना ग्लोबिन से मिला हुआ प्रोटीन की एक जटिल संरचना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पे हीमोग्लोबिन का भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला उसका देखिए लिखा हुआ है CHONSFE, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन है ना, इन सब से मिलकर बना होता है। अब इनमें वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं, तो कार्बन कितना होता है ना 30 32, हाइड्रोजन 48 16, ऑक्सीजन 872, नाइट्रोजन 780, सल्फर 8, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स और आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये लिखा हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन है ना, इनसे मिलकर हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रैकेट में देखिए HBr4 इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट। जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बनता है, मतलब 4 Hb4 यूनिट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच सब यूनिट, मतलब ये जो एक सब यूनिट होगी इसमें ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ हीम ग्रुप। ये जो हीमोग्लोबिन की हमारी एक यूनिट है वो हर एक यूनिट पॉलीपेप्टाइड चेन में एक दूसरे से जुड़ी होगी है ना, किसके बॉन्ड के द्वारा। और ये जब एक चेन बनी हीमोग्लोबिन की, फिर एक दूसरी चेन बनी, फिर एक दूसरी चेन बनी, और ये जब एक बड़ी सी चेन बनती है तो पूरा एक 4 मॉलिक्यूल की जब चेन बनके तैयार हो जाती है Hb4 जो होती है, तो वो हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा जाके, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है प्लेटलेट्स, ब्रैकेट में लिखा है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आगे भी जानते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर स्मॉल बाइकॉन्केव डिस्क लाइक अबाउट 2.5 माइक्रोन विदाउट एनी न्यूक्लियस। अगर हम पहले शेप के बारे में बात करें, प्लेटलेट दिखती थी, जब नाम ही है प्लेट मतलब प्लेट के जैसे होंगी वो भाई है ना। तो दे आर स्मॉल ये बाइकॉन्केव डिस्क, जैसे डिस्क होती है कैसेट उसकी तरीके से दिखाई देती है डिस्क, और लगभग इनका साइज कितना होता है, अगर साइज इनका देखा जाए तो 2.5 माइक्रोन होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। कोई आपसे पूछ ले ऐसी कोई सेल बताइए जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो क्या भाई प्लेटलेट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसा कोई सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, क्या होगा, प्लेटलेट, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें, जैसे हमने आरबीसी की लाइफ स्पैन भी आपको बताया था, आरबीसी के बारे में बताया था लाइफ स्पैन, तो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन जीवन अवधि कितनी होती है, 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन,
ठीक है। नॉर्मल काउंट की अगर हम बात करते हैं कि एक हमारी ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट्स ब्लड में कितनी पाई जाती है ना, तो उनकी नॉर्मल काउंट की बात करते हैं तो 1.5 to 3 lakhs पर क्यूबिक mm, है ना, 1.5 से 3 लाख पाई जाएंगी। ठीक है। द मेन फंक्शन इज इट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब थक्का बनना, बाय फॉर्मिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो कोगुलेशन करवाना है, थक्का जमाना है। अगर रक्त बह रहा हो, रुधिर बह रहा हो तो उसको रोकना है थक्का बना के। कैसे, है ना, कैसे, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करके। थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट और क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करके, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करके रक्त का थक्का जाने में मदद करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। देखिए थ्रोम्बो यहाँ पे शब्द है, थ्रोम्बो यहाँ पे, इसीलिए इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ डैमेज्ड कैपिलरीज एंड हीलिंग प्रोसेस। मतलब और इसका एक बहुत बढ़िया जो फंक्शन है वो ये है, जो प्लेटलेट होती हैं ये क्या करती हैं, अगर कोई डैमेज्ड कैपिलरी, हमको चोट लग गया, घाव हो गया है, तो उसमें क्या करना है, हमारे घाव को भरने में मदद करती हैं। प्लेटलेट बना रखती नहीं, देख नाम ही देखिए है क्या, देखिए नाम अब देखिए प्लेटलेट्स, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बो का मतलब वो एक ट्यूब आता है, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों के घर में आया होगा, थ्रोम्बो, THROMPHORB, थ्रोम्बोफॉर्म। थ्रोम्बोफॉर्म लोगों का आप लोगों ने एक देखा होगा, एक ऑइंटमेंट आता है, एक ट्यूब आता है रेड कलर का, है ना, इसको लोग यूज करते हैं, है ना। तो थ्रोम्बोफॉर्म भी किस लिए होता है कि कहीं कहीं कभी कभी हमें चोट लग जाता है तो देखिए हमारे बॉडी पे ब्लू कलर का या रेड कलर का थक्का जम जाता है, नहीं, जिसको नीलसा हिंदी में कहा जाता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसके सरफेस पे हम वो ऑइंटमेंट ऐसे लगाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो स्पॉट गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस थ्रोम्बोफॉर्म, नाम वहीं से आया, थ्रोम्बोफॉर्म मतलब थ्रोम्ब को हटाइए, मतलब थक्के को हटाइए। तो उस ऑइंटमेंट में हिपैरिन नाम की एक चीज पाई जाती है, हिपैरिन, HEPARIN, हिपैरिन नाम का एक केमिकल सोच लीजिए पाया जाता है। ये हिपैरिन का करता क्या है, ये रक्त के थक्के को बनाने से रोकता है ना, मतलब कोगुलेशन को अपोजिट है, कोगुलेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ बात करें, इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ डैमेज कैपिलरीज एंड हीलिंग प्रोसेस। हमारी बॉडी में अगर कोई वुंड हो जाए, कोई घाव हो जाए या कैपिलरी डैमेज हो जाती है, तो जो हीलिंग होती है ना, वो हीलिंग, घाव भरने की प्रोसेस जो होती है प्लेटलेट्स की वजह से ही होती है ना, प्लेटलेट्स में हेल्प करती हैं। लास्ट है, इफ थ्रोम्बोसाइट्स काउंट इज लेस देन 50,000 इट प्रोड्यूसेस अ डिसीज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में 50,000 से कम हो जाए, है ना, इसकी प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स काउंट अगर 50,000, नॉर्मल कितनी होती है 1.5 से 3 लाख, है ना, अगर वो 50,000 से कम हो जाए काउंट, तो एक हम लोग को डिसीज हो जाता है, उस डिसीज का नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया मीन्स होता है, पीनिया मीन्स होता है कमी, पीनिया का मतलब होता है कमी हो जाना, है ना। और थ्रोम्बोसाइटो का मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। आप लोगों ने डेंगू का केस आप लोगों ने देखा होगा, डेंगू फीवर, जो डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार में क्या होता है, डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, तो ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है।